हेलो वंशन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि सी चानविंग से कहता है फैंग तियान के पत्थर में बदलते ही उसकी सारी सेना भी वहाँ से गायब हो गई, पर उसमें से एक गायब नहीं हुआ। वो सबसे बचते हुए भागने लगा। उसे पकड़ने के लिए कुछ कल्टीवेटर उसका पीछा करते हैं। वो दिखने में सबसे अलग था। कुछ ही दूर में एक बड़ा घना जंगल है, वो उसके अंदर चला गया। वो सब भी उसके पीछे जंगल के अंदर चले गए। उस जंगल में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, ऊपर से रात भी बहुत हो चुकी थी तो उन्हें सही से कुछ दिखाई नहीं देता। फिर भी वो सभी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें वो नहीं मिला, मानो यहाँ पर कोई था ही नहीं। वो सभी वापस लौटने लगे। उस युद्ध में बहुत लोग घायल हुए, बहुतों की जान भी चली गई और 2 कबीले तो पूरी तरह तबाह हो गए। फिर बहुत सालों बाद स्पिरिट्स ने फिर से हमला किया। शायद वहाँ से जो भाग गया था उसी ने अपनी एक सेना बनाई हो ताकि वो अपनी क्वीन को यहाँ से छुड़ा पाए। ये कहकर सी चानविंग की तरफ देखने लगा। पूरी बात सुनने के बाद विहिंग अपने ही ख्यालों में गुम था। सी चानविंग से कहता है विहिंग कुछ भी जवाब नहीं देता। सीचान फिर से कहता है विहिंग, तुम मेरी बात तो सुन रहे हो ना? विहिंग अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहता है हाँ गगा, आप कुछ कह रहे थे। सीचान कहता है मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया, क्या तुम्हें कुछ और भी पूछना है? विहिंग मुस्कुराते हुए कहता है वो दरअसल बस थोड़ी सी और सवाल है। जिसे सुन सीचान मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, कहो। विहिंग कहता है गगा, जो सेक्ट मास्टर थे जिन्होंने डार्क कल्टीवेशन अपनाया और उनके हाथ में जो यंत्र था उनका क्या हुआ? सीचान कहता है सेक्ट मास्टर सू चोंगहाई की उस युद्ध में डेथ हो गई और जो उनके हाथ में यंत्र था वो बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी से बना हुआ था। वो बहुत लोगों को हार्म पहुंचा सकता है, इसीलिए उसके 4 टुकड़े किए गए और 4 सुरक्षित जगह में रख दिया गया। विहिंग फिर से कहता है और जो डार्क क्वीन के साथ 8 कल्टीवेटर लड़ रहे थे उन सब का नाम क्या है, क्या आप उन्हें जानते हो? सीचान कहता है उन 8 कल्टीवेटर में से एक मेरी ग्रैंड मदर लैन ई और उनकी फ्रेंड बाउसेन सेरेन, मेरे फादर और मदर, और जिन सेक्ट के सेक्ट मास्टर और उनकी वाइफ थे। बाकी दोनों कौन थे मुझे नहीं पता। डार्क क्वीन के साथ लड़ते वक्त जैंग क्या के सेक्ट मास्टर और उनकी वाइफ की डेथ हो गई। विहिंग फिर से कहता है गगा, जो 2 क्लैन तबाह हो गए उन दोनों के नाम क्या थे? सीचान कहता है जो 2 सेक्ट तबाह हो गए वो थे सेक्ट मास्टर सू चोंगहाई का बिरल माउंट और लैन लिन जियांग सेक्ट। ये सुन विहिंग कुछ समय के लिए चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वह कहता है शुक्रिया गगा, आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई जो कि मुझे नहीं पता था। सीचान कहता है इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है, तुम्हें जो पता नहीं था तुमने मुझे पूछा, मुझे पता था मैंने तुम्हें बता दिया, क्या तुम्हें कुछ और पूछना है? विहिंग कहता है नहीं गगा। सीचान कहता है ठीक है, शाम भी हो चुकी है, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। विहिंग कहता है ठीक है गगा। उसने सीचान को बो किया और वहाँ से चला गया। सीचान विंग को जाते हुए देख रहा था। कुछ समय बाद वो भी लाइब्रेरी से बाहर निकल गया। जिंगसी में पहुंचकर विहिंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके दिल में बहुत सारे सवाल थे। क्या वो सारे स्पिरिट अपने क्वीन को छुड़ाने आए थे? तो उन लोगों ने मुझे वहाँ पर हमला क्यों किया? वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे? और मुझ पर जब हमला हुआ तब लैंसैन कहाँ से आया? मैंने तब तो इस बात पे ध्यान नहीं दिया, पर अभी मैं सोच रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या लैंसैन मेरा पीछा कर रहा था और उसने मुझे जब बचाया उसने मुझे कुछ भी नहीं पूछा? क्या उसे पता है कि उन लोगों ने मुझ पर क्यों हमला किया? विहिंग के दिल में सवाल बहुत थे पर उसके जवाब उसके पास नहीं थे। विहिंग कहता है लैंसैन, तुम कब आओगे? मेरे अंदर इतने सारे सवाल हैं पर पूछने के लिए तुम मेरे पास नहीं हो। मुझे जानना है इन सारे सवालों का जवाब। दूसरी तरफ घने जंगलों के अंदर वांगजी 2 दिनों से चले जा रहा था, पर ये जंगल है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और कुछ नामो निशान भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर फल के पेड़ भी बहुत कम थे। वांगजी ने ठीक से खाना नहीं खाया। तभी अचानक उसे झरने की बहने की आवाज़ सुनाई देती है। वो वहाँ पर गया, अपने हाथ मुँह धोकर थोड़ा सा पानी पीता है।
2 दिनों से वांग जी सही से सोया नहीं, क्योंकि ये क्लाउड रिसर्च का जंगल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी हैं। पानी पीकर वांग जी वहाँ पर थोड़ा आराम करता है। उसने अपनी दोनों आँखों को बंद किया था। इस तरफ अपनी गुफा के अंदर डार्क क्वीन अपनी मैजिक के ज़रिए वांग जी को देख रही थी। वो वांग जी को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, स्वागत है राजकुमार लैन। ओहो नहीं, राजकुमार लैन नहीं, सेनापति लैन। जाओ जाकर सेनापति लैन के आने की तैयारी तो करो, उनकी स्वागत होनी चाहिए, कहकर वो उस बीस्ट को कहती है। वो बीस्ट डार्क क्वीन को बोकर कर वहाँ से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वांग जी उठा तो उसने देखा अंधेरा हो चुका है। वो जंगल के बीचों बीच चलते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। कुछ समय बाद वो जंगल से बाहर निकल गया। उसके सामने एक बड़ा सा मैदान था और उसके बाद फिर से एक जंगल। चांद की रोशनी गिर रही थी तो वो उस जंगल को अच्छे से देख पा रहा था। उस जंगल को देखकर वांग जी पूरी तरह हैरान था। उसने इस बारे में पढ़ा था पर उसने कभी देखा नहीं, क्योंकि वो कभी भी इस तरफ आया ही नहीं। वो ब्लैक फॉरेस्ट था जिसे वांग जी देखे जा रहा था। तभी वहाँ से बहुत सारे स्पिरिट और डेमन एक ही साथ निकल आए और वांग जी के ऊपर हमला करने लगे। वांग जी उन सब से बचते हुए उन्हें मार रहा था, पर वो सभी बहुत ज़्यादा थे। वो वांग जी के ऊपर हमला कर रहे थे। वांग जी भी घायल हो रहा था। तभी एक ट्री डेमन अपने वेल से वांग जी पर वार करता है। वांग जी उससे बचते हुए उसके वेलों को काट रहा था। फिर से वो ट्री डेमन हमला करता है। ऊपर से स्पिरिट भी वांग जी पर हमला कर रहे थे, जिससे कि वांग जी को उन सब से फाइट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। करीब 1 घंटे में वांग जी ने उन सभी को मार दिया। उसके साथ वो भी घायल था। उस ट्री डेमन की वेल ने वांग जी के पीठ को बहुत ज़्यादा घायल कर दिया था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी, क्योंकि उस ट्री डेमन के वेल में पॉइजन था। तभी वांग जी के सामने कोई आकर खड़ा हो गया, जिससे वांग जी अपने सिर को उठाए देखता है। उसने जब उस पर्सन को देखा, विहिंग हैरान था। उसकी बॉडी इंसानों की तरह थी, पर वो इंसान नहीं था। उसकी बॉडी की कलर ग्रीन थी। उसके सिर पर 2 सींग उगे हुए थे और पीछे एक मोटा सा पूंछ निकला हुआ था। उसने अपने हाथों में तलवार पकड़ी थी। वो वांग जी पर वार करने लगा। वांग जी भी अपने तलवार से उसके साथ लड़ता है, पर वांग जी बहुत ज़्यादा थक चुका था और उसके पॉइजन की वजह से बॉडी भी बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी। तभी मौका मिलते ही उस बीस्ट ने अपने पंजों से वांग जी के हाथ पर वार किया, जिससे कि वांग जी का हाथ बहुत ज़्यादा घायल हो गया। उसके हाथों से तलवार नीचे गिर गई और वो नीचे बैठ गया। तभी वो बीस्ट वांग जी को देखते हुए कहता है, हा 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 हा, राजकुमार लैन वांग जी, या फिर कहूँ सेनापति लैन, तुम तो एक तलवार को सही से संभाल नहीं पा रहे हो। तुम इस पूरे वर्ल्ड को कैसे बचाओगे? पता नहीं तुम्हें क्या देखकर सेनापति बनाया गया। खैर छोड़ो, मुझे उससे क्या। उन सबको बता देना, उन लोगों को बचाने वाला कोई भी नहीं है। तुम इतने लोगों को संभाल नहीं पा रहे और उन लोगों को बचाओगे? उन लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। तुम पहले अपने आप को बचाना तो सीख जाओ, बाद में तुम दूसरों को बचाना। कहते हुए वो आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी वो रुका और वांग जी की तरफ एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम जिंदा रहे तो दोबारा मिलते हैं, तब तुम्हारी मौत मेरे हाथों में लिखी है। ये कहते हुए वो यहाँ से चला गया। वांग जी अपने गुस्से भरे नज़रों के साथ उस बीस्ट की ओर देखे जा रहा था। धीरे धीरे वांग जी खड़ा हुआ और उसने अपने तलवार को अपने हाथ में पकड़ी। वो फिर से जंगल के अंदर जाने लगा। उसके बॉडी में आधे से ज़्यादा जहर फैल चुका था। उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी, फिर भी वो खुद को जगाते हुए चलने की कोशिश कर रहा था। इस तरफ हांग विलेज में लैंड क्लैन से संदेश आ चुका था। मो वांग जी को लेकर बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। तभी वो एक लड़के को कहती है, श्यांग, मैं जाकर राजकुमार को देख कर आती हूँ। मुझे उनके बारे में पता लगाना होगा। तुम यहाँ पर रहकर गांव वालों का ध्यान रखना। ये कहते हुए वो जाने लगी। तभी वो लड़का कहता है, रुक जाइए शीजिए, आप मत जाइए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा कोई और नहीं है शीजिए, प्लीज़ मत जाइए।
मू कहती है, शांग तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी और राजकुमार को भी लेके आऊंगी। मुझे उनको बचाना होगा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं मास्टर लैंड को क्या कहूँगी। ये कहकर वो गांव से बाहर चली गई। जंगल में थोड़ी ही दूर गई थी कि तभी एक बर्ड उड़ते हुए आया। मू ने अपना हाथ दिखाया और वो उस पर बैठ गया। मू कहती है, क्या हुआ राजकुमार, ठीक तो है ना, मुझे उनके पास ले चलो। वो बर्ड उड़ गई। मू उसके पीछे बहुत ही तेज़ी से भागने लगी। इस तरफ विहिंग ने खाना खा लिया था। जिंगसी के अंदर वो बैठकर कुछ सोच रहा था। 2 दिनों से विहिंग अच्छे से सोया नहीं, क्योंकि उसे वांगजी को हक करके सोने की आदत लग गई थी। अब वांगजी है नहीं तो उसे नींद सही से नहीं हो रहा। तभी कुछ सोचकर वो अलमारी के पास गया और वांगजी का एक हानफू निकाला, एक पिलो को पहनाकर उसे हक करके उसकी सेंट इनहेल करते हुए सो गया। इस तरफ सुबह के 6 बजे जब मू को वांगजी मिला तो मू बहुत ज़्यादा हैरान थी। वांगजी के कपड़े खून से लथपथ थे और वो बेहोश था। मू उसे उठाने की कोशिश करती है पर वांगजी नहीं उठता। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी। उसके होठ पूरी तरह सूख गए थे। मू उसे लेकर जाने की कोशिश करती है। थोड़ी ही दूर में वो झरना था। मू उसे वहाँ पर लेकर बैठाती है और उसके बाउंड्स को उस पानी से क्लीन करने लगी। उसने देखा वांगजी का टेम्परेचर बहुत ही हाई है। उसे कुछ जड़ी बूटियों के बारे में पता था। वो उसे लेकर आई और वांगजी के बाउंड्स पर लगा दिया। थोड़ी देर बाद वांगजी को होश आ गया। वांगजी को देखकर मू कहती है, राजकुमार आप ठीक तो है ना? वांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ। मू कहती है, राजकुमार चलिए हम गांव चलते हैं। वांगजी खड़े होने की कोशिश करता है पर अभी भी वो पॉइजन का असर ख़त्म नहीं हुआ था। वांगजी गिरने वाला था, तभी मू ने उसे पकड़ लिया और उसके एक हाथ को उसके कंधे पे रख दिया। वांगजी खुद को हटाने लगा। तभी मू कहती है, रुक जाइए राजकुमार, ऐसा मत कीजिए, आप गिर जाएंगे, आपके बॉडी में अभी भी इस पॉइजन है। मुझे नहीं पता इस पॉइजन को कैसे हटाया जा सकता था, मुझे जितना पता था मैंने कर दिया, इसीलिए आपका असर कम हो चुका है। हम जब गांव पहुंचेंगे तो मैं वैद्य से कह दूंगी, वो आपका अच्छे से इलाज कर देंगे। वांगजी कुछ भी नहीं कहता और वो मुँह का सहारा लेकर चलने लगा। गांव में पहुंचकर मू ने वांगजी को वैद्य को दिखाया। वैद्य ने वांगजी का अच्छे से इलाज किया और उसे कुछ जड़ी बूटी भी दी गई। वांगजी एक कमरे में आराम कर रहा था। दोपहर हो चुकी थी। वांगजी उठा। उसने देखा सभी गांव वाले अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। जब वांगजी बाहर निकला तो मू उसके पास आकर कहती है, राजकुमार आप उठ गए, अब आपको कैसा लग रहा है? वांगजी कहता है, अब ठीक है, शुक्रिया, तुमने वहाँ पर मुझे बचाया और मुझे जड़ी बूटी भी ला कर दी। मू कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हैं राजकुमार, ये मेरा कर्तव्य था और आप मेरे दोस्त भी तो हैं। वांगजी कुछ भी नहीं कहता। खाने का वक्त हो चुका था तो वो सभी जाकर खाना खाते हैं। वांगजी का खाना अलग बनाया गया था, बिल्कुल लैंड क्लैन जैसा। उसे मू ने अपने हाथों से बनाया था। खाना खाने के बाद मू वांगजी को क्लाउड से आए पत्र के बारे में बताती है। वांगजी कहता है, हमें जल्दी उसके लिए जाना होगा। मू कहती है, पर राजकुमार आप बहुत ज़्यादा घायल हैं, आप इस हालत में जाएंगे, आपके लिए सफ़र करना ठीक नहीं है। कम से कम एक दिन आप आराम कर लीजिए, अगले दिन हम यहाँ से निकल जाएंगे। वांगजी कहता है, नहीं, हमारे पास उतना वक्त नहीं है, जल्दी से जाने की तैयारी करो। मू वांगजी के बात को टाल नहीं सकती थी। वो कहती है, ठीक है। 2 घंटे बाद जाने की तैयारी हो गई। वांगजी और मू अपने साथ कुछ मेंबर्स को लेकर वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद मू ने जब वांगजी की ओर देखा तो वांगजी बहुत ज़्यादा थक गया था। उसके बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा था। मू कहती है, राजकुमार आप ठीक तो है ना? अगर आपको थकावट हो रही है तो हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। वांगजी कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। कुछ दूर आगे जाने के बाद मू कहती है, राजकुमार मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्या हम लोग थोड़ा आराम कर ले? वांगजी ने हाँ कह दिया। हालांकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था। मू ने उसे ही आराम देने के लिए ये कहा था। यहीं पर हमारी कहानी स्टॉप होती है। उम्मीद है आप लोगों का आज का पार्ट अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।